नमस्कार दोस्तों, राजस्थान कोचिंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं पीसी खडोलिया आज आपको राजस्थान इतिहास का एक महत्वपूर्ण पार्ट, जिसमें सभी एग्ज़ामों में क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो सेंटर के एग्ज़ाम हो चाहे स्टेट के एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ामों में से उस पार्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और भारत के इतिहास का ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, जिसने भारत की राजनीति को बदल कर रख दिया था। हम आज बात कर रहे हैं मुगल काल की। दिल्ली सल्तनत के पतन के पश्चात भारत में एक नए युग का प्रारंभ होता है और इस युग में जो मुगल काल है, जिसका काल माना जाता है 1526 ईस्वी से लेकर के 1707 ईस्वी तक। मुख्यतः मुगल काल का जो समय है वो 1526 से 1707 ईस्वी तक का जो समय है, औरंगजेब की मृत्यु तक का जो समय है, वो मुगल काल के नाम से जाना जाता है। हालांकि इसके पश्चात का जो काल है 1707 ईस्वी से लेकर के 1858 ईस्वी तक का जो काल है, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय, जो 1857 की क्रांति के नेता थे, जिन्हें अंग्रेज़ों द्वारा बंदी बना करके रंगून जेल भेज दिया गया था, जहां पर उनकी मृत्यु हो गई थी। ये जो 1707 से लेकर के 1858 तक का जो काल है, ये उत्तर मुगल काल के नाम से जाना जाता है। मुख्यतः औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात जो मुगल काल है उसका पतन प्रारंभ हो जाता है। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई थी, उसके पश्चात जो है वो मुगल काल का पतन प्रारंभ हो जाता है। तो मुगल काल का जो समय है 1526 से लेकर के 1707 ईस्वी तक, और उत्तर मुगल काल 1707 से लेकर के 1858 ईस्वी तक। अब ये जो काल है, ये जो मुगल हैं, ये कौन थे, कहाँ से आए थे और इनका उद्देश्य क्या था? भारत में मुगल वंश का जो संस्थापक है वो बाबर को माना जाता है। मुगल वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? बाबर को माना जाता है। बाबर मूलतः फरगना के सरदार मिर्जा उमर शेख का पुत्र था। ये जो तैमूर लंग था उसका, और चंगेज खां का संयुक्त रक्त मिश्रण था। तैमूर वंश के चौथी पीढ़ी में एक व्यक्ति का जन्म हुआ जिसका नाम था मिर्जा उमर शेख। तैमूर के पश्चात चौथी पीढ़ी में एक व्यक्ति का जन्म हुआ जिसका नाम था मिर्जा उमर शेख। और चंगेज खां की 13वीं पीढ़ी में एक महिला का जन्म हुआ जिसका नाम था कुतलुग निगार खानम। क्या नाम था इसका? कुतलुग निगार खानम। इन दोनों का विवाह हो जाता है और एक बच्चे का जन्म होता है किसका? बाबर का। तो बाबर जो है वो तैमूर की ओर से 5वां वंशज और चंगेज खां की ओर से 14वां वंशज था। इसके पिता का नाम
बाबर का जो जन्म है चौदह फरवरी 1483 ईस्वी को ट्रांस आक्सियाना के फरगना प्रांत में हुआ था। बाबर का जो जन्म है वो 14 फरवरी 1483 ईस्वी को ट्रांस आक्सियाना के फरगना प्रांत में हुआ था। इसके पिता का नाम मिर्जा उमर शेख। ये जो मिर्जा है ये इनकी उपाधि है। उपाधि क्या है इनकी? मिर्जा। और मिर्जा उमर शेख जो है वो फरगना प्रांत के सरदार थे। इनकी माता का नाम कुतलुग निगार खानम। माता का नाम क्या था? कुतलुग निगार खानम। इनके दादा का नाम मिर्जा अब्बू शेख। और इनकी दादी का जो नाम था वो था एहसान दौलत बेगम। बाबर का जो जन्म है वो 14 फरवरी 1483 ईस्वी को ट्रांस आक्सियाना के प्रांत फरगना में हुआ था। इनके पिता का नाम मिर्जा उमर शेख जो फरगना प्रांत के सरदार थे। इनकी माता का नाम कुतलुग निगार खानम था। और इनका दादा का जो नाम है वो मिलता है मिर्जा अब्बू शेख। इनकी दादी का नाम एहसान दौलत बेगम। 1494 ईस्वी में बाबर के पिता मिर्जा उमर शेख की मृत्यु हो जाती है। 1494 ईस्वी में बाबर के पिता मिर्जा उमर शेख की मृत्यु हो जाती है और फरगना के जो नए शासक बनते हैं वो कौन बनता है? बाबर, जिनका पूरा नाम है मिर्जा जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। मिर्जा जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ये फरगना प्रांत के शासक बनते हैं। अत्यंत मेधावी शासक थे। और ये जो बाबर है ये ट्रांस आक्सियाना में स्थित समरकंद क्षेत्र को अपना पैतृक स्थल मानते थे। जो तुर्कों की जो मूल उत्पत्ति स्थल है समरकंद, उस समरकंद पर ये अधिकार करना चाहते थे। और उस समय समरकंद पर उज़्बेकों का शासन था। तो बाबर द्वारा सर्वप्रथम शासक बनते ही समरकंद पर आक्रमण किया जाता है। 1497 ईस्वी में बाबर द्वारा समरकंद पर आक्रमण किया जाता है और समरकंद पर अधिकार कर लिया जाता है। इस समरकंद पर इनके द्वारा 100 दिन का शासन किया जाता है। केवल 100 दिन की सरकार ही यहाँ पर चलती है। इसके पश्चात 1501 ईस्वी में बाबर द्वारा पुनः समरकंद पर आक्रमण किया जाता है और 1502 ईस्वी में बाबर और उज़्बेकों के मध्य युद्ध होता है। उज़्बेक जो हैं वो अपनी तुलुगमा युद्ध पद्धति के द्वारा बाबर को यहाँ से पराजित करके भगा देते हैं। इसी समय फरगना प्रांत पर बेग सरदारों द्वारा बाबर के सौतेले भाई मिर्जा जहांगीर को शासक बना दिया जाता है। तो बाबर के हाथ में ना तो समरकंद रहा और ना ही फरगना प्रांत रहा। इसकी जो स्थिति है वो धोबी के कुत्ते जैसी हो गई, ना घर का ना घाट का। इसके पश्चात यहाँ से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि
फारस के शासक द्वारा किन मुगल बादशाहों को या मुगल शासकों को शरण दी गई थी? फारस के शासकों द्वारा किन मुगल शासकों को शरण दी गई थी? आज तक आपने केवल हुमायूं पढ़ा है कि हुमायूं जब शेरशाह सूरी से पराजित होकर के जब भारत से पलायन करता है तो 1544 ईस्वी में वो फारस के शासक तहमास्प के यहाँ पर शरण लेने पहुँच जाता है। परंतु समरकंद से पराजित होने के पश्चात बाबर जो है वो फारस की ओर जाता है और इस समय फारस के शासक जिनका नाम मिलता है शाह इस्माइल, इन शाह इस्माइल द्वारा बाबर को शरण दी जाती है और इनके साथ में शर्त रखी जाती है कि बाबर शिया मत को अपनाएगा और उसका प्रचार प्रसार करेगा। दूसरी जो शर्त थी कि बाबर काबुल पर अधिकार करेगा और काबुल किसको सौंपेगा? फारस को सौंपेगा। इसके लिए जो भी सैनिक सहायता होगी उसकी व्यवस्था फारस करेगा। तो ये जो शर्तें होने के पश्चात बाबर जो है वो भारत की ओर पलायन करता है। सबसे पहले ये 1504 ईस्वी में काबुल पर अधिकार करता है। ये जो अपना भारत का क्षेत्र है ये आपका फरगना प्रांत और यहाँ पर है समरकंद का क्षेत्र। तो समरकंद से पराजित होने के पश्चात बाबर जो है वो दोबारा समरकंद की ओर जाने की हिम्मत नहीं करता है। उसे पता है कि जो उज्बेक शासक शेबानी खान है वो यहाँ पर बाबर से पार नहीं पड़ने देगा, इसकी दाल यहाँ पर नहीं गलने देगा। तो बाबर इसके पश्चात भारत की ओर रुख करता है। ये हिंदुकुश पर्वत को पार करके भारत की ओर पलायन करता है और सर्वप्रथम 1504 ईस्वी में काबुल पर अधिकार कर लेता है। 1504 ईस्वी में बाबर सर्वप्रथम काबुल पर अधिकार कर लेता है और काबुल का शासक बन जाता है। इसके पश्चात बाबर भारत का शासक बनने से पहले 4 बार आक्रमण करता है। 1519 से लेकर के 1524 के मध्य बाबर द्वारा भारत पर 4 आक्रमण किए जाते हैं। पंद्रह सौ 19 ईस्वी से 1524 ईस्वी के मध्य बाबर भारत पर चार बार आक्रमण करता है। इसका जो प्रथम आक्रमण है 1519 ईस्वी में, बाबर का जो प्रथम आक्रमण है 1519 ईस्वी में बाजौर और भेरा पर होता है। बाबर का जो प्रथम आक्रमण है वो 1519 ईस्वी में बाजौर और भेरा पर होता है। बाजौर और भेरा पंजाब का क्षेत्र, वर्तमान पाकिस्तान, जो
पश्चिमी पंजाब का जो क्षेत्र है, जो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। और यहीं से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि बाबर ने सर्वप्रथम तोपखाने का जो प्रयोग है वो किस युद्ध में किया था? तो भेरा जो दुर्ग है, इस भेरा दुर्ग को जीतने के लिए बाबर ने सर्वप्रथम तोपखाने का प्रयोग किया था। बाबर ने सर्वप्रथम भेरा दुर्ग को जीतने के लिए तोपखाने का प्रयोग किया था। हालांकि आपके गाइडों में जो पानीपत का प्रथम युद्ध है वो बताया जाता है, जो कि गलत है। भेरा दुर्ग को जीतने के लिए बाबर ने सर्वप्रथम तोपखाने का प्रयोग किया था। इसके पश्चात बाबर का जो दूसरा आक्रमण है 1520 ईस्वी में सियालकोट पर किया गया। सियालकोट बोले तो कौन सा क्षेत्र? मुल्तान का क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? मुल्तान का क्षेत्र। और बाबर का जो तीसरा आक्रमण है 1520 से लेकर के 1522 ईस्वी तक का, इसने यूसुफजाई प्रजाति के विरुद्ध आक्रमण किया। बाबर का जो तीसरा अभियान था 1520 से लेकर के 1522 ईस्वी तक इन्होंने यूसुफजाइयों का दमन किया था। इसके पश्चात बाबर का जो चौथा आक्रमण है 1524 ईस्वी में, इसने लाहौर व दीपालपुर पर आक्रमण किया। तो भारत का शासक बनने से पूर्व बाबर ने 4 आक्रमण किए थे। 1519 ईस्वी में बाजौर और भेरा का आक्रमण। हालांकि कई इतिहासकारों द्वारा बाजौर और भेरा को अलग अलग आक्रमण बताया गया है, और यदि अलग अलग आक्रमण क्रम की दृष्टि से देखें तो इनकी संख्या जो है वो 5 हो जाती है, परंतु बाजौर और भेरा का जो आक्रमण है वो एक साथ में किया गया था 1519 ईस्वी में। और भेरा दुर्ग को जीतने के लिए बाबर ने सर्वप्रथम तोपखाने का प्रयोग किया था। इसके पश्चात 1520 ईस्वी में बाबर ने सियालकोट पर आक्रमण किया। 1520 से 22 ईस्वी के मध्य इसने यूसुफजाई प्रजाति का दमन किया, और 1524 ईस्वी में इसने लाहौर और दीपालपुर पर आक्रमण किया। इसके पश्चात भारतीय इतिहास में जो बाबर का महत्वपूर्ण आक्रमण है पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में, जिसने भारत में मुगल सत्ता की स्थापना की। पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत के आक्रमण के पूर्व की कुछ घटनाएं कि बाबर ने कहां पर शासन किया? सर्वप्रथम काबुल पर अधिकार कर लिया और काबुल का शासक बन गया। इसी समय दिल्ली का जो शासक था, दिल्ली का शासक कौन था? लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी। जब बाबर ने काबुल पर अधिकार किया उस समय दिल्ली का जो शासक था इब्राहिम लोधी। 1517 से लेकर के 1526 तक इब्राहिम लोधी द्वारा भारत पर शासन किया गया। लोधी वंश और दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था, और दिल्ली सल्तनत काल के दौरान
युद्ध भूमि में मारे जाने वाला एकमात्र जो शासक था वो कौन था? इब्राहिम लोदी था। दिल्ली सल्तनत काल के दौरान युद्ध भूमि में मारे जाने वाला जो अंतिम शासक था वो कौन था? इब्राहिम लोदी। जैसे ही 1524 ईस्वी में बाबर ने लाहौर और दीपालपुर पर आक्रमण किया, उसके पश्चात बाबर उन प्रदेशों पर अपना अधिकार जताने लग गया जो प्रदेश तैमूर ने जीते थे। तो इसीलिए बाबर ने अपना एक दूत इब्राहिम लोदी के पास में भेजा कि भाई जो प्रदेश तैमूर ने जीते थे वो प्रदेश मुझे वापस लौटा दे। परंतु बाबर का जो ये है दूत है, यह दिल्ली तक नहीं पहुंच पाता है। लाहौर का जो सूबेदार था दौलत खां लोदी, ये इस दूत को लाहौर में ही रोक लेता है। और इसके पीछे कारण ये था कि दौलत खां लोदी द्वारा इब्राहिम लोदी को राजस्व नहीं दिया गया था, अतः वह इब्राहिम लोदी या सुल्तान की कार्यवाही से डरता था। उसने दौलत खां लोदी ने अपने पुत्र दिलावर खां को बाबर के पास में भेजा और बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण दिया। लाहौर का जो शासक था दौलत खां लोदी, इस दौलत खां लोदी ने अपने पुत्र को किसके पास भेजा? बाबर के पास में भेजा और बाबर को भारत पर आक्रमण का आमंत्रण दिया। इसी समय राजस्थान के मेवाड़ के शासक राणा सांगा का इसी समय मेवाड़ के शासक राणा सांगा का एक दूत बाबर के पास पहुंचता है और ये जो दूत है ये राणा सांगा का जो संदेश है वो बाबर को सुनाता है कि बाबर जिस समय दिल्ली पर आक्रमण करेगा उसी समय राणा सांगा आगरा पर आक्रमण कर देगा और इब्राहिम लोदी को पराजित करके ये जो राज्य है इसको आपस में आधा आधा बांट लेंगे। तो बाबर को दो निमंत्रण मिल गए, लाहौर से दौलत खां लोदी का और मेवाड़ से राणा सांगा का। इसके पश्चात बाबर जो है वो दिल्ली पर आक्रमण की योजना बनाता है और लाहौर से अपनी सेना लेकर के निकल जाता है। बाबर जो है काबुल से सियालकोट और लाहौर होते हुए आता है। उस समय लाहौर पर दौलत खां लोदी का शासन था। दौलत खां लोदी बाबर की सेना देखते ही उसके सामने आत्मसमर्पण कर देता है। दौलत खां लोदी बाबर के सामने आत्मसमर्पण कर देता है। इसके पश्चात पानीपत हरियाणा के मैदानों में बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य युद्ध होता है जिसे पानीपत का प्रथम युद्ध कहा जाता है। और इसी युद्ध के पश्चात भारत में मुगल सत्ता की स्थापना होती है। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के मैदानों में यह युद्ध लड़ा जाता है। किसके मध्य? बाबर और दिल्ली शासक इब्राहिम लोदी के मध्य। तो अभी हम बात करते हैं पानीपत का युद्ध। पानीपत का युद्ध कब लड़ा गया था? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी। कब लड़ा गया था पानीपत का युद्ध? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। अब बताओ भाई पानीपत कहाँ पर स्थित है? फटाफट बताओ दिखे। हाँ बिल्कुल सही, पानीपत हरियाणा।
कहाँ पर स्थित है पानीपत? हरियाणा में स्थित है। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का जो युद्ध लड़ा गया था वो कहाँ पर लड़ा गया था? हरियाणा में लड़ा गया था, पानीपत का जो मैदान है। अब ये जो युद्ध है ये किसके मध्य लड़ा गया? किसके मध्य? बाबर वर्सेज इब्राहिम लोदी। बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य ये युद्ध लड़ा गया था, जिसमें इब्राहिम लोदी जो है वो पराजित होता है और युद्ध भूमि में मारा जाता है। और इस दिल्ली पर जो अधिकार है वो किसका हो जाता है? मुगलों का अधिकार हो जाता है। प्रथम जो शासक बनता है बाबर, जो मुगल वंश का संस्थापक है। अब इस युद्ध में बताया जाता है कि बाबर ने तुलुगमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया था। तुलुगमा युद्ध पद्धति क्या होती है? बताओ भाई, फटाफट बताओ कि तुलुगमा युद्ध पद्धति क्या होती है? तोप सजाने की जो विधि है वो रोमी विधि या उस्मानी विधि है, उसे तुलुगमा युद्ध पद्धति नहीं कहते हैं। तुलुगमा युद्ध पद्धति, ये जो पानीपत का जो मैदान है ये चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ मैदान है। इसके चारों ओर क्या बनी हुई है? पहाड़ियां बनी हुई हैं। और यहाँ पर बाबर जो है वो अपनी सेना लेकर के खड़ा है। ये खतरनाक वाला बाबर है, हाथ में हथियार लेकर के यहाँ पर खड़ा है, इंतजार कर रहा है किसका? इब्राहिम लोदी का। ध्यान से देखना भाई, तुलुगमा युद्ध पद्धति बता रहा हूं आपको। तो तुलुगमा युद्ध पद्धति जिसके दौरान बाबर अपनी सेना का कुछ भाग अपने साथ में रखता है और बाकी जो सेना है उसको पहाड़ियों में छुपा करके खड़ा कर देता है। बाकी जो सेना है वो कहाँ पर रहेगी? यहाँ पर इन पहाड़ियों में रहेगी। इन पहाड़ियों में अपनी सेना का जो कुछ भाग है, जो प्रशिक्षित सैनिक हैं, उनको इसके पीछे छुपा दिया जाता है। और जैसे ही यहाँ पर आएगा कौन? इब्राहिम लोदी। कौन आएगा? इब्राहिम लोदी आएगा अपनी विशाल सेना लेकर के। इब्राहिम लोदी जो है वो अपनी विशाल सेना लेकर के जैसे ही यहाँ पर आएगा और बाबर को देखेगा कि भाई इतनी ही सेना लेकर के आया है, इसे तो बस 10 मिनट में ख़त्म कर देंगे, इनको तो पीट पीट करके यहाँ से भगा देंगे इनको। तो जैसे ही ये युद्ध शुरू होता है तो यहाँ पहाड़ियों में जो छुपी हुई सेना है वो इसको पीछे से घेरना शुरू कर देती है। यहाँ से ये जो सेना है ये पीछे से इसको घेरना शुरू कर देती है। सामने ये सैनिक है और पीछे से जो पहाड़ियों में छुपी हुई जो सेना है वो इसे घेरना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पर सामने तोप सजाई जाती थी, तोप रखी जाती थी और इसके सामने एक खाई बनाई जाती थी। इसके सामने एक क्या बनाई जाती थी? गहरी खाई बनाई जाती थी। इन तोपों को रस्सों से आपस में बांध दिया जाता था।
इन तोपों को आपस में रस्सों से बांध दिया जाता था। ये जो तोप सजाने की जो विधि है ये कहलाती है रोमी विधि या उस्मानी विधि। तोप सजाने की जो विधि है वो क्या कहलाती है? रोमी विधि या उस्मानी विधि। और ये जो पहाड़ी में जो सेना छुपा के रखी जाती है, जो पीछे से इसको घेरने का कार्य करती है, ये कहलाती है तुलुगुमा युद्ध पद्धति, जो बाबर ने किससे सीखी थी? बताओ दी के फटाफट। बाबर ने तुलुगुमा युद्ध पद्धति किससे सीखी थी? उज़्बेकों से सीखी थी। उज़्बेक शासक शेबानी खान, जिसने 1502 ईस्वी के सराय पुल के युद्ध में बाबर को पीट पीट कर समरकंद से भगा दिया था, उसमें उज़्बेक शासक शेबानी खान द्वारा इसी तुलुगुमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया गया था। तो बाबर ने जो पानीपत के युद्ध में है वो कौन सी पद्धति का उपयोग किया था? तुलुगुमा युद्ध पद्धति का उपयोग किया था, जो उसने उज़्बेकों से सीखी थी। और तोप सजाने की जो विधि है उसे कहा जाता है रोमी विधि या उस्मानी विधि। और बाबर के जो प्रमुख तोपची है उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खां, बाबर के दो प्रमुख तोपची। हालांकि पानीपत के युद्ध में इन तोपों को रस्सों से बांधा गया था, परंतु खानवा के युद्ध में इन तोपों को लोहे की जंजीरों से बांधा गया था। मोटी मोटी लोहे की जो जंजीर थी उनसे इनको बांधा गया था, क्योंकि बाबर के सैनिकों ने राजपूतों के शौर्य की गाथा सुनी थी। उन्हें पता था कि ये राजपूत जो हैं बड़े खतरनाक हैं, ये इनकी तोप छीन करके इन्हीं पर चला देंगे। ये जो रस्से हैं वो उनकी तलवार के एक वार से ही कट जाएंगे और इनको छीन करके मुगल सेना पर ही चला देंगे। इसलिए खानवा के युद्ध में इन तोपों को लोहे की मोटी मोटी जंजीरों से बांधा गया था। तो पानीपत का जो युद्ध है 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था, जिसमें इब्राहिम लोदी जो है पराजित हुआ था और इब्राहिम लोदी व विक्रमजीत सिंह युद्ध भूमि में मारे गए थे और यहीं से मुगल सत्ता की भारत पर स्थापना होती है। इसके पश्चात बाबर द्वारा लड़ा गया जो दूसरा युद्ध है 1527 ईस्वी खानवा का युद्ध, जो बाबर और राणा सांगा के मध्य लड़ा गया था, जिस युद्ध के दौरान बाबर ने सर्वप्रथम जिहाद युद्ध का नारा दिया था। कि बाबर ने किस युद्ध के दौरान जिहाद का नारा दिया था? तो आपका आंसर क्या होगा? खानवा का युद्ध। खानवा के युद्ध के दौरान बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। ये खानवा के युद्ध के समय बाबर के जो सैनिक थे उन्होंने राजपूतों से युद्ध करने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा कि रे बाबरिया, तू तो शराबी है, शराब के ड्रम पी जाता है, इन राजपूतों के हाथों से हमें मरवाएगा तू।
इन्हें राजपूतों के हाथों से हमें मरवाएगा। तो बाबर ने कहा कि तुम लोग मेरे शराब पीने से परेशान हो तो आज के बाद मैं शराब पीना छोड़ दूंगा। और ये कहकर के बाबर ने शराब के जो प्याले हैं वो तोड़ दिए थे। तो सैनिकों ने कहा कि तू चाहे शराब पी या मत पी, हम तो नहीं जाएंगे। इसके पश्चात बाबर ने कहा कि जो सैनिक व्यापारियों पर लगने वाला जो तमगा कर है उसे समाप्त कर दिया जाएगा। सैनिक फिर भी जिद पे अड़े रहे कि तू चाहे कर समाप्त करे या ना करे, हम तो नहीं जाएंगे। तो उसने कहा कि जीतने के पश्चात प्रत्येक सैनिक को 1 सोने का सिक्का दूंगा। फिर भी सैनिकों ने क्या कहा कि सिक्का दे चाहे मत दे, हम तो नहीं जाएंगे। मतलब मरने के बाद में सिक्का हमारे किस काम का। तो बाबर ने कहा कि ये जो युद्ध है ये क्या है, धर्म युद्ध है, जिहाद युद्ध है। तो सैनिक जो है, बाबर की जो सेना है वो युद्ध के लिए तैयार होती है। और बाबर के द्वारा जो दूसरा लड़ा गया युद्ध था खानवा का युद्ध। इसके पश्चात चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध, इनकी बात करेंगे कल। तो आज की क्लास आप लोगों की समझ में आई। आपकी कोई भी समस्या हो तो कमेंट करके बता दो, आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।